आप देख रहे हैं News 24। आपके साथ में हूं मानव गुप्ता और मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा जी को, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा जी आजकल काफी चर्चा में भी हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्र मंच की हाल में एक बैठक हुई थी, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि क्या 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, मोदी सरकार के खिलाफ कोई नया गठबंधन तैयार हो रहा है क्या। इसी से जुड़े सवालों के लिए यशवंत सिन्हा जी को मैंने रिक्वेस्ट किया, वो जुड़ गए हैं मेरे साथ। नमस्कार यशवंत सिन्हा जी, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। तो सर, जो अटकलें लग रही हैं, क्या वाकई एक 2024 की तैयारी के लिए ये मीटिंग आपने दिल्ली में की थी? देखिए, मैं अटकलों की जिम्मेदारी तो नहीं लूंगा, और चूंकि मीटिंग शायद शरद पवार के घर पर हो रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत मीडिया हाइप हो गया कि पता नहीं क्या होने वाला है। ये राष्ट्रमंच की मीटिंग थी, और राष्ट्रमंच की स्थापना मैंने और कुछ लाइक माइंडेड लोगों ने मिलकर 3 साल पहले की थी। 1.5 साल से हम लोगों की बैठक नहीं हुई थी कोविड के चलते, तो हम लोग वो बैठक करना चाहते थे। शरद पवार जी ने कृपा पूर्वक ये ऑफर दिया कि भाई आप लोग हमारे घर पर मिल लो, तो उनके घर पर मीटिंग हुई, और उससे ये मीडिया में अटकलें लगाने जाने लगी, कोई बड़ा भारी इवेंट हो रहा है ऑपोजिशन यूनिटी का, और इसके बाद 2024 में मोदी को कैसे हटाया जाए उसकी रणनीति बनेगी। राष्ट्रमंच जो बना था 3 साल पहले, वो मुद्दों पर आधारित था, व्यक्तित्व पर आधारित नहीं था। शरद पवार जी ने कहा मीटिंग हमारे घर पर कर लो, तो उनके घर पर मीटिंग हो गई। अब राष्ट्रमंच जो है उसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हैं, कुछ समाज के थॉट लीडर्स जिनको कहते हैं उस तरह के लोग भी हैं, लेकिन सब बहुत अनुभवी लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं और जो मुद्दे हैं उन पर विचार करते हैं। ओके। तो मैं आपसे जोर दे के कह रहा हूं कि मुद्दे महत्वपूर्ण थे, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए ये सोचना कि कोई एंटी मोदी फ्रंट बन रहा है और मोदी को हटाने के लिए 2024 में ये सारा जद्दोजहद हो, ये गलत था। अब मीडिया हाइप को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते थे, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों ने मीडिया के सामने आकर इन सारी बातों का उस दिन खुलासा किया था। और आपके सामने मैं आज खुलासा कर रहा हूं। ठीक है सर, लेकिन आपकी ये जो मीटिंग हुई है उससे ठीक पहले प्रशांत किशोर शरद पवार से मिले थे। अब तो बल्कि वो 3-3 बार मिल चुके हैं 15 दिन में, इसीलिए इन अटकलों को जोर मिला है। नहीं, वो दोनों प्योरली अनरिलेटेड, एक दूसरे से कोई संबंध इसका नहीं है। हमने पवार साहब से या इनसे प्रशांत किशोर से कभी इसके बारे में नहीं पूछा कि आप किस एजेंडा पर काम कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर से तो मेरी काफी दिनों से कोई बात नहीं हुई है, तो वो अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं शायद, लेकिन हमारा एजेंडा डिफरेंट था। और हमारा एजेंडा था जो देश के सामने आज समस्याएं हैं उस पर इस मंच के तत्वाधान में बैठकर विचार करना और आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा। अब उसमें से कई बातें निकल कर आई। आज मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आज ही शाम को 6 बजे कुछ हम लोग मिल रहे हैं जो अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेंगे कई चीजों की। अब मान लीजिए कि हम लोग को जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो हाल के दिनों में उसका जो ह्रास हुआ है, उसमें जो पतन आया है, उस पर जब तक हम सारे तथ्यों को इकट्ठा नहीं कर लेंगे, कोई अच्छा सा हम डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर लेंगे, तो कैसे चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो राष्ट्रमंच में हम लोगों की बराबर ये कोशिश रही है कि हम मुद्दों पर चर्चा करें और फैक्ट्स पर आधारित चर्चा हो। ओके। हाँ, ये कोई अटकलबाजी नहीं हो और केवल एक रेटोरिक नहीं हो, केवल नेतागिरी नहीं। ओके। अब क्योंकि आपने चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया था और प्रशांत किशोर भी पिक्चर में थे, इसलिए चर्चा ये भी होने लगी कि शरद पवार उस एंटी मोदी फ्रंट के संयोजक कन्वीनर बन जाएंगे, और यशवंत सिन्हा जी चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि ममता बनर्जी को उस थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट का चेहरा बना दिया जाए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। इस पर आपके कुछ विचार हैं? चुनाव के पहले
जब मैंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया, एक ही उद्देश्य था, और वो ये था कि आपको पता होगा कि चुनाव के पहले कितने सारे टीएमसी के नेता बीजेपी की तरफ चले गए थे, उस प्रवाह को रोकना। और मेरी अगर थोड़ी भी ताकत थी तो उस ताकत को तृणमूल कांग्रेस के साथ जोड़ना। मैंने डेरेक ओब्रायन को ये कहा कि जरा भी अगर फर्क पड़ेगा तो मैं ज्वाइन करने को तैयार हूं। और तुरंत फिर उन्होंने ममता बनर्जी से बातचीत की और मैंने जाके तीसरे दिन ज्वाइन कर लिया टीएमसी को कलकत्ते, क्योंकि मैं चाहता था कि बीजेपी जो दावा कर रही है उसमें ऐसा लगता था कि बंगाल जीत जाने के बाद फिर बीजेपी के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकेगा, 2024 का चुनाव जो होगा वो केक वॉक होगा। इन सबको रोकना जरूरी था, इसलिए मैं उस समय टीएमसी में गया। और मुझे खुशी है कि ममता बनर्जी की जो जीत हुई वो बहुत ही शानदार जीत हुई बंगाल में, और बीजेपी को एक बड़ा भारी धक्का लगा बंगाल के चुनाव। तो आगे बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, उसके जो कार्यकलाप है, उसकी जो दिशा है जिसमें वो देश को ले जा रहे हैं, उसको लेकर हमको बहुत ऐतराज है। और इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है कि उसमें उनको सफलता नहीं मिले, उनको रोका जाए। और इसी उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूं। उसमें जैसा हम बार बार कह रहे हैं, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अगर मान लीजिए कि संवैधानिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है, तो ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ना यशवंत सिन्हा का ना। और इसलिए देश की जनता को आगाह करना, समझाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। हम लोग जो भूमिका निभा सकते हैं उस भूमिका को निभाने की हम कोशिश करेंगे। ओके, पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स और खुद बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि मोदी को हराना नामुमकिन है। आपको लगता है कि कोई थर्ड फ्रंट विद और विदाउट कांग्रेस ऐसा बन सकता है और मोदी सरकार को हराया जा सकता है? नहीं, मैं थर्ड फ्रंट और सेकंड फ्रंट की बात अभी आपसे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर क्या होगा 2024 में, वो आज के दिन बैठकर उसके बारे में अटकल लगाना सही नहीं होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी भारी भूमिका है उसमें, और कांग्रेस को उसमें जरूर लीड लेना चाहिए, सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा करने में, और उसमें जो कुछ सहयोग हम करने को तैयार हैं। ओके, बट ये जो इनविंसिबल वाली थ्योरी कुछ लोग फ्लोट करते हैं, आप उससे सहमत नहीं है ना? वो इनविंसिबल की थ्योरी तो बंगाल में भी इन्होंने चलाया था, और आप जानते हैं कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कितना परिश्रम किया बंगाल के चुनाव में, जिस सबका नतीजा ये हुआ कि अगर ममता बनर्जी को 5 साल पहले 211 सीटें मिली थी, तो इस बार 213 सीटें मिली। तो इसलिए इनविंसिबल कैसे हैं? बिल्कुल इनविंसिबल नहीं है। और प्रजातंत्र में किसी को ये मान के नहीं चलना चाहिए कि वो इनविंसिबल। शायद यही गलती हम लोगों ने बीजेपी में 2004 में की थी, कि हम लोग का इतना अच्छा काम है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का, कि हम भी 2004 के चुनाव में इनविंसिबल होंगे। देश की जनता ने हमें एक पाठ पढ़ा दिया उसका। आपको लगता है सर 2024 से पहले 2022 में यूपी का इलेक्शन एक तरह से सेमीफाइनल होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं यूपी में बीजेपी जीती तो 24 की राह आसान हो जाएगी, हारी तो मुश्किल हो जाएगी। मैं मानता हूं कि यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी, और मेरी जो सूचना है उसके मुताबिक राजनीतिक दलों को अगर आप किनारे भी करते हैं, आज यूपी की जनता जो है वो बेहाल है। और जो दृश्य आए हैं यूपी से ये कोविड काल में, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, उससे कोई बहुत बढ़िया इंप्रेशन नहीं बना है योगी सरकार के बारे में। तो इसलिए अगर जरा सी कोशिश की जाए विपक्षी दलों के साथ, तो जाहिर है कि यूपी में बीजेपी भी यूपी में भी हार सकती है। और अगर आप समझते हैं कि वो समय की संभावना बढ़ जाती है।
ओके, पर वहां तो यूपी की आप बात करें, वहां तो सारा विपक्ष अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है, बीएसपी अलग है, कांग्रेस अलग है। लगता है आपको कि कोई इनको मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि अलग हो सकता है मुश्किल हो जाए बीजेपी को सूट करे? मुझे लगता है कि जितने दल साथ आ सकते हैं जो अभी आज विरोध में हैं, उनको साथ आना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आपसे कहूंगा कि जो सर्वोत्तम की तलाश हम करते हैं ना अक्सर, कि बेस्ट क्या है, तो बेस्ट के चक्कर में कभी कभी जो गुड होता है, जो उत्तम होता है, उसको भी हम खो देते हैं कि न सर्वोत्तम मिला न उत्तम मिला। मैं मानता हूं कि विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगर सब साथ नहीं आ सकते हैं तो जितने साथ आ सकते हैं उनको इकट्ठे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती उनको देनी चाहिए। और लेकिन किसी भी हालत में बेस्ट के चक्कर में गुड को सैक्रिफाइस नहीं करना। ओके, एक आखिरी सवाल सर, मुझे पता है आप बिजी हैं, आज आपका बिजी शेड्यूल है। जब से ममता दीदी ने बीजेपी को हराया है, तब से बहुत सारे लोग उनका नाम फ्लोट कर रहे हैं दिल्ली के लिए। आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए ममता बनर्जी उपयुक्त एक उम्मीदवार हो सकती हैं? मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँ। ये बिल्कुल सही है कि बंगाल में बीजेपी को बुरी तरह हारने के बाद ममता बनर्जी की छवि देशव्यापी बनी है। देश के जो महत्वपूर्ण नेता हैं विपक्ष में, अगर चंद हैं उसमें, तो उसमें भी ममता बनर्जी की गिनती हो रही है। दूसरा, जिसने कि 10 साल पश्चिम बंगाल की सरकार को चलाया और आज तीसरी बार चला रहे, तो वो देश का नेतृत्व भी कर सकती, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वहां से उठकर वो देश के पैमाने पर आए। ममता बनर्जी का जो रिकॉर्ड है उनसे बेटर है। वो केंद्र में मंत्री भी रही हैं, केंद्र के कार्यकलापों को जानती हैं, बहुत बार एमपी भी रही हैं, तो इसलिए उनको भारत सरकार का बहुत अनुभव है। मोदी को नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी को तो है। तो इसलिए उनको आप डिसमिस नहीं कर सकते हैं कि आज वो मुख्यमंत्री हैं तो कल प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि चुनाव। ओके, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। गुड लक, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।